अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिलगित। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के 5 से 7 दिन के ट्रिप पे आना चाहते हैं तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। हम अपनी ये वीडियो गिलगित शहर से शुरू कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पीछे से जैसे तैसे लोगों को रास्ते का पता होता है कि बाबूसर टॉप से निकल के आना है। अगर आप इस्लामाबाद से सुबह चलते हैं तो शाम में आप गिलगित आराम से पहुँच जाते हैं। गिलगित शहर के अंदर कोई देखने की खास जगह नहीं है, बस ये है कि ये यहाँ का हेडक्वार्टर है और इसका जो टेम्परेचर है, जो वेदर है, वो उसी तरह का होता है जैसे पाकिस्तान में जेलम या गुजरात साइड का होता है। लिहाजा आपने अपने कपड़े उस हिसाब से लेके आने हैं। गिलगित ठंडा नहीं है, गर्मियों में गर्म होता है और सर्दियों में भी कोई इतना खास ठंडा नहीं होता। गिलगित शहर के अंदर भी कोई एज सच बर्फ़बारी ज़्यादा नहीं होती, इसकी सराउंडिंग में होती है। लिहाजा इसकी देखने वाली जितनी भी जगह हैं वो इसकी सराउंडिंग में है, गिलगित के अंदर कोई नहीं। हाँ, ये है कि यहाँ पे अगर आपने शॉपिंग करनी है तो NLI की एक मार्केट है, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। एक कारगा बुद्धा है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, और एक यहाँ पे 5000 साल पुरानी रॉक है, वो दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे कंटोनमेंट है और इंडिया का एक हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। सुबह इस्लामाबाद से निकलने के बाद शाम में जब आप गिलगित पहुँचेंगे तो गिलगित घूमने के बाद आपको गुंजाइश निकलेगी कि रात रुकना कहाँ है। तो हम जिस जगह रुके थे इसको बोलते हैं ये संगी खान सराय। ये जो होटल जिसके सामने हम बैठे हुए हैं ये बिल्कुल न्यूली बिल्ट होटल है। 2500 रुपये में इन्होंने हमें एक रूम दिया था और उसमें हम 4 लोग सोए थे। मतलब डबल बेड था और बिल्कुल वेलवेट का बना हुआ बेड, और साथ उन्होंने 2 हमें मैट्रेस लगा के दिए थे। और 2500 यकीन जाने कुछ भी नहीं है। ये जैसे ही जो पहला दन्योर वाला ब्रिज है उसके साथ आगे जाके आप गिलगित शहर जा रहे होते तो वहाँ गिलगित से पहले आता है संगी खान सराय। इसके अलावा भी आपको होटलों की एक भरमार है, रेस्टोरेंट्स की एक भरमार है जो आपको गिलगित शहर में मिल जाएंगे। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, 2000 से 3000 में आपको होटल मिलना चाहिए। दूसरे दिन आप यहाँ से निकलें गिलगित से और आप सीधा पहुँचे अस्तौर। अस्तौर के शहर की एंट्री से पहले ही एक रास्ता नीचे को जाता है जो जाता है इस लेक पे, जिसको कहते हैं अल्लाह वाली लेक। अल्लाह वाली लेक का जो रास्ता है वो स्टोर से पहले जाता है और ये तकरीबन को 15-20 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन आधा रास्ता जो है वो पक्का है और बाकी आधा जो है कच्चा है। उसकी वजह से फिर आपकी कोई भी गाड़ी यहाँ पे जाने के काबिल नहीं होती। आप कोशिश करें कि 4x4 लेके जाएं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे अपनी कोरोला XLI GLI लेके गए थे और उसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। अल्लाह वाली लेक को अल्लाह वाली लेक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो अंदर इसके दरिया बह रहा है वो उस जिग जैग इस तरह की उसकी मूवमेंट है, इस तरह का मींडर्स वो बनाता है कि वहाँ पे जाके आपको ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको अल्लाह का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। इस वैली को वैसे गुटमसर वैली भी कहते हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एसकॉम की सिम चलेगी और किसी किस्म का दूसरा कोई नेटवर्क नहीं आएगा। अगर आप रात यहाँ पे रुकना चाहते हैं, जो कि हम नहीं रुके, तो उसके लिए यहाँ पे एक PWD का रेस्ट हाउस है, वहाँ पे रुक सकते हैं। वैसे भी लोकल्स का यहाँ पे घर हैं, गांव हैं, वो भी आपको ठहरा लेंगे। और अगर आपने टेंटिंग कैंपिंग इस जगह पे करनी है तो आपको लगे लगाए टेंट मिल जाएंगे जो कि 500 रुपया आपको एक रात का लेगा। अगर आप अस्तौर आ रहे हैं और आप बहुत अच्छा कुदरती नज़ारा देखना चाहते हैं तो आपको ज़रूर गुटमसर वैली या अल्लाह वाली लेक आना चाहिए। वेदर यहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है, लिहाजा आप अपने ठंडे कपड़े लेके आएँ। हमें भी अगर आप देखें तो कुछ लोगों ने चादरें ली हुई हैं, कुछ लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे बारिश हो रही है। और बारिश के दौरान फिर यहाँ के जो एनवायरनमेंट था, जितना साफ़ सुथरा आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से ही था। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जगह मिस करने वाली नहीं है और इसकी वीडियो ऑलरेडी बना के मैंने अपने चैनल पर रखी हुई है। अगर आप यहाँ पर नहीं जा सके तो लाजमी चेक करें कि आपको रास्ता किस तरह का होगा और किस तरीके से आपको पहुँचना होगा। बहरहाल यहाँ से निकलें और सीधा आप शाम में पहुँच जाएँ अस्तौर, जहाँ पर जाके आपने रात रुकना है। ये मौसूफ जो यहाँ पे अपने कुत्ते के साथ चौड़े होकर बैठे हैं, इनका इस होटल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये जो होटल है इट्स मलबरी लॉज एंड हाईली रिकमेंडेड। अगर आप अस्तौर आ रहे हैं तो सबसे अच्छी जगह जो रुकने की है वो यही है, आप यहीं पे रुकें। ये गोरी कोट में आता है अस्तौर क्रॉस करके। ये आपका गिलगित बल्तिस्तान में तीसरा दिन है। पहले दिन आप इस्लामाबाद से ट्रैवल करके गिलगित जाके रुके, दूसरे दिन आप ट्रैवल करके अल्लाह वाली लेक देख के तो गोरी कोट में आके मलबरी लॉज के ऊपर रुके। अब आपका आ गया तीसरे दिन। तीसरे दिन आपने ये करना है कि सुबह सुबह वहाँ से उठें और आप निकल जाएं रोपल वैली के लिए। रोपल वैली से पहले आएगा त्रिशंग गांव। त्रिशंग गांव जो है इसका मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब ने जिक्र कर रखा है और आप त्रिशंग जाएं। रोपल वैली और त्रिशंग जाने के लिए आपको तकरीबन कोई 2 घंटे का रास्ता दरकार होगा और आपकी कोई भी गाड़ी जो है वो यहाँ पे आराम से जा सकती है। इसी मलबरी लॉज से अगर आप निकलेंगे तो आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। रोपल वैली जाने का एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आप त्रिशंग देख लेंगे, बहुत अच्छी वैली, उसके साथ आगे रोपल वैली देखेंगे जहाँ पे रोपल में फिर नागा पर्वत का
बेस कैंप वहाँ से आता है, नांगा पर्वत फेस इस साइड पे आता है। एक आपको फेरी मेडो से नज़र आता है और एक आपको यहाँ से भी नज़र आता है। और तीसरा फ़ायदा जो आपको यहाँ पे जाने का होगा वो ये होगा कि आप वापसी पे रट्टू कैंट जा सकते हैं, और रट्टू से फिर एक बहुत खूबसूरत लेक है दिरली लेक, वो भी आप जा सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से पूरे दिन का ट्रिप है, अगर आप रोपल भी करें, त्रिशंग भी करें और रट्टू भी करें और साथ दिरली लेक भी करें। तो हम तीसरे दिन उठे वहाँ से, और हम भी आपको जैसे आपको बताया, ये सामने जो नीचे आपको नज़र आ रही है त्रिशंग है, त्रिशंग से आगे फिर हम गए रोपल वैली, और रोपल वैली से फिर हम वापसी आके रट्टू कैंट गए, और वहाँ से फिर हमने दिरली लेक का भी चक्कर लगाया। यहाँ पे भी ठंड होती है, लिहाजा आप अपने गर्म कपड़े साथ लेके आइए। रोपल वैली के बाद इसी तीसरे दिन में हम इस वक्त पहुँचे हैं त्रिशंग, अपना रट्टू कैंट। रट्टू कैंट जो है ये बेसिकली आप वापस आएंगे रोपल से 10 किलोमीटर नीचे आने के बाद आपको एक रास्ता दरिया क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएगा, और ये भी एक इंतहाई खूबसूरत वैली है। रोपल जो है वहाँ पे जिप लाइन लगी हुई है, आर्मी का स्कूल है, वहाँ पे जिप लाइन आप कर सकते हैं अगर आप खुशकिस्मती है वहाँ पे आपको मिल जाए ऑन पेमेंट बेसिस तो। और इसके अलावा भी यहाँ से आगे आप तकरीबन को 3 घंटे का ड्राइव करके जाएंगे 4x4 के ऊपर, तो आपको एक दिरले लेक नज़र आएगी जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। रट्टू तक आपकी गाड़ी, कार, XLI GLI आ सकती है, जबकि उसके आगे जाने के लिए आपको 4x4 गाड़ी रिक्वायर्ड है। ये भी ठंडा इलाका है, लिहाजा यहाँ पे भी सिर्फ आपको गर्म कपड़े लेके आए। तीसरे दिन ये रट्टू, रोपल, त्रिशंग ये सारा कुछ देखने के बाद आप फिर वापस आ जाएं, और वापस आके किसी भी जगह पे गोरीकोट से आगे वजीर माल होटल में रुक जाएं, किसी भी जगह गोरीकोट में आप वापस आ जाएं और वहाँ पे आके रुक जाएं। अगले चौथे दिन आप उठें और वहाँ से आप आगे निकलें टूवर्ड्स चीलम चौकी, जहाँ से आपको फिर जाना है दी वन एंड ओनली देवसाई नेशनल पार्क। देवसाई नेशनल पार्क में आपकी खुशकिस्मती, अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वहाँ से स्नोफॉल मिल सकती है। जैसे इस वक्त हम सितंबर में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। पीछे आपने देखा ग्रीन था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बिल्कुल एक ब्लैंकेट है स्नो का जो पड़ा हुआ है। जो देवसाई नेशनल पार्क है इसको क्रॉस करने में ओवरऑल आपको टाइम लगेगा तकरीबन कोई 3 घंटे, अगर आपको देख चाक के जाना है। अगर आपको गुजरना है तो आप 2 घंटे में गुजर जाएंगे। रुक के जो यहाँ पे देखने वाली जगह हैं उनमें पहली है शेवसर लेक। ये जो आपको नज़र आ रही है शेवसर लेक है। यहाँ पे अगर आप रुकना चाहते हैं, नाइट स्टे करना चाहते हैं तो होटल्स यहाँ पे कोई नहीं है, बाकी आपको यहाँ पे टेंट विलेज मिल जाएगा जो कि रश के हिसाब से आपसे पैसे लेगा, और मोस्टली आपको तकरीबन 15 से 2000 रुपया एक टेंट का देना पड़ेगा। रात में यहाँ पे काफ़ी ठंड हो जाती है, लेकिन अगर दिन में बर्फ़बारी ना हो तो आपके गर्मियों के कपड़े चल सकते हैं, लेकिन रात में खुनकी की वजह से आपको ठंडे कपड़े, गर्म कपड़े साथ रखना ज़रूरी है, ठंड की सर्दी कपड़े। हाँ, रात में मच्छर बहुत ज़्यादा होता है तो अपना मॉस्किल वगैरह या बाकी मॉस्किटो नेट वगैरह भी आपके साथ होनी चाहिए। शेवसर लेक से निकलने के बाद जो अगला काबिल दीद पॉइंट यहाँ पे आता है उसको कहते हैं काला पानी। काला पानी और बड़ा पानी ये यहाँ के 2 बड़े पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग रुक के यहाँ पे फिशिंग भी करते हैं, यहाँ पे रुक के लोग अपना खाना भी खाते हैं, और यहाँ पे रुक के आप वैसे भी थोड़ा सा सस्ता लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये दोनों साइड्स का मिडल पॉइंट बनता है। इधर से काला पानी और इधर से बड़ा पानी, आप इसके दरमियान अगर किसी जगह भी रुक जाते हैं दोनों पॉइंट्स के ऊपर तो बहुत अच्छी रुकने वाली जगह है। अब करना आपको क्या है कि यहाँ पे आके आप रुकेंगे तो ये सामने पीछे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं टेंट्स है, ये एक टेंट विलेज है। यहाँ पे आप रात को भी रुक सकते हैं, आपको रात में टेंट मिल जाएगा 2000 से 2500 के दरमियान। और अगर आपने खाना खाना है तो सबसे अच्छा खाना जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है, या आगे फिर बड़े पानी के ऊपर मिलता है। काला पानी के ऊपर आपकी मुलाकात इस जैसे दोस्त के साथ भी हो सकती है। बहरहाल जमहूरियत है, हर बंदे का लिखवाने का अपना हक है। ये लेफ़्ट के ऊपर जो आपको टेंट नज़र आ रहे हैं चाइनीज़ मेड टेंट्स, ये बहुत ही समझे वाटर प्रूफ हैं और हीट प्रूफ हैं। आप अंदर रात को सो जाएं तो आपको बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगी कि आप किसी ठंडी जगह पे रुके हुए। बाकी जैसे आपको पीछे गाड़ी जाती हुई नज़र आ रही है, इसी तरह से अगर आप यहाँ से गुजरना चाह रहे हैं तो आप अपनी XLI GLI पे भी आ सकते हैं सेफ्टी के साथ, लेकिन रिकमेंडेड इन एवरी केस यही है कि आप अपनी 4x4 लेके आएँ। लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपनी कार पे नहीं आ सकते। अगर आपका बजट कम है और आप 4x4 अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे अपनी कार पे आ सकते हैं। हाँ, सिग्नल्स यहाँ पे किसी कंपनी के नहीं आएंगे, लिहाजा वो आपने कोशिश नहीं करनी कि फ़ोन कौन सा चलेगा। ये आपका चौथा दिन हुआ कंप्लीट, और चौथे दिन देवसाई क्रॉस करने के बाद आप रात को आके रुक गए स्कर्दू सिटी के अंदर। स्कर्दू सिटी में बेशुमार होटल्स हैं, और उन होटल्स के बारे में, उनके रेट्स के बारे में, खाना कौन सी जगह से अच्छा मिलता है, होटल कौन सा अच्छा है, उसके ऊपर मेरी लातादाद वीडियोस हैं मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। अगला 5वां दिन था। 5वां दिन आप उठे, आपने स्कर्दू को एक्सप्लोर नहीं करना, आप आगे चले जाएँ, क्योंकि अभी आपके 3-4 दिन हुए हैं तो आप एक दिन रेस्ट ना करें। रेस्ट का दिन मैं आखिर में बताऊँगा आपको।
और वैसे भी अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका रेस्ट का दिन कम होना चाहिए, क्योंकि आप देखने घूमने के लिए आए हैं। आप 5वें दिन उठें और सुबह सुबह उठ के आप निकल जाएं कटपना डेजर्ट, सरफरंगा डेजर्ट, कोल डेजर्ट, इस साइड पे आ जाएं यहीं, क्योंकि इसी साइड से फिर आगे 2-3-4 अट्रैक्शंस और हैं, वो आपको फ़ायदा रहेगा और आपका दिन भी सेव हो जाएगा। तो इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं कटपना डेजर्ट। कटपना डेजर्ट में अगर आप एडवेंचर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको वो एडवेंचर वाले भी मिल जाएंगे जो आपको क्वाड बाइक्स यहाँ पे चलाएंगे, आपको मोटर बाइकिंग करनी है वो आपको चलाएंगे, आपको अगर वो पैराग्लाइडिंग करनी है तो वो करा देंगे, मोटर पैराग्लाइडिंग करनी है तो वो करा के। यहाँ पे एडवेंचर के काफ़ी मौके हैं। अगर आपको मोटर पैराग्लाइडिंग करनी है तो उसका रेट है 5,000 रुपया और 5 मिनट का एक चक्कर है। 5वें दिन की जो आपकी सेकंड अट्रैक्शन होगी वो होगी शिगर। शिगर जो है ये बहुत खूबसूरत एरिया, और अगर आप जून जुलाई अगस्त में यहाँ पे आते हैं तो इसी तरह से आपको लश ग्रीन मिलेगा जिस तरह से आपको मिल रहा है। शिगर के ऊपर इंडिपेंडेंट मैंने एक ट्रैवल गाइड एनालिसिस बनाई हुई है और अपने चैनल के ऊपर डाली हुई, जिसका लिंक है शिगर ट्रैवल गाइड। आप वहाँ जाएँ, उसमें पूरे होटल्स आपको बताए गए हैं, ट्रैवल टाइम बताया गया है, कौन कौन सी जगह देखने वाली हैं, वो सारी उस एक वीडियो के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा आप वीडियो को देख सकते हैं। 5वें दिन शिगर देखने के बाद जो अगला आपका पॉइंट होना चाहिए, इसके ऊपर भी मेरी इंडिविजुअल वीडियो मौजूद है और इसको कहते हैं जरबाजू लेक। जरबाजू लेक बेसिकली वो जगह है कि जब स्कर्दू वालों ने और गिलगित वालों ने और शिगर खपलू वालों ने खुद आउटिंग करनी और खुद पिकनिक बनानी हो तो वो कहाँ पे जाते हैं, वो है जरबाजू लेक। जरबाजू लेक को ब्लाइंड लेक भी कहते हैं। आप शिगर सिटी पूरा देखें, उसमें आप सरीना देखें, उसमें आप अशूपी गार्डन्स देखें, उसमें आप दरिया पे बैठे और उसके बाद आप आ जाएं इवनिंग करने। जैसे मेरे सामने आपको ये शाम के साए नज़र आ रहे हैं, इवनिंग करने के लिए आप पहुंच जाएं जरबाजू लेक। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, एसकॉम की सिम चलेगी, और अगर आप लकी हैं तो जैज़ के सिग्नल्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। रात अगर आपने रुकना है तो यहाँ पे आपको एक टेंट मिल जाएगा जिसका किराया है 1500 रुपये। आप बार्गेन करेंगे तो आपको 500 में मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे खोखे और खाने पीने के रेस्टोरेंट्स भी अब छोटे छोटे बन चुके हैं और उनके ऊपर आपको खाने की बाकी चीज़ें भी मिल सकती हैं, जिसमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हर एक चीज़ आपको मौजूद है। बहरहाल शाम में जो यहाँ पे 5वें दिन की आपकी बेस्ट अट्रैक्शन हो सकती है, जहाँ पे आप अपना वक्त गुजार सकते हैं, अपनी इवनिंग को एंजॉय कर सकते हैं, वो है जरबाजू लेक। 6ठे दिन आप सुबह सुबह उठें और बिल्कुल शहर के अंदर जहाँ कहीं भी आप रुके हुए हैं होटल्स के ऊपर, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बना के रखी, वहाँ से देख के अपना होटल चूज़ करें और रात रुकने के बाद सुबह सुबह इन द मॉर्निंग उठें और वहाँ से चले जाएँ इस बुद्धा को देखने, जिसको कहते हैं मंठाल बुद्धा रॉक। ये यहाँ पे बहुत पुरानी एक बुद्धा रॉक है जिसके ऊपर बुद्धा का मुजस्समा बना हुआ है और ये मंठाल गाँव है स्कर्दू के बिल्कुल साथ, वहाँ पे वाक़ई है। रात में आप स्कर्दू वापस आ जाएं और जो आपका 6ठा दिन है उसके लिए जो टॉप ऑफ द लाइन आपकी जगह है जाने की, वो है सोक वैली। सोक वैली और अपर कचूरा लेक। लोअर कचूरा लेक मैं बिल्कुल आपको नहीं कहूँगा, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि वहाँ पे आपकी जेब काटी जाएगी। 1000 रुपये आपसे लिया जाएगा, जो बाद में जब आप अंदर जाएंगे कि जी ये खाने में एडजस्ट कर देंगे, वो कहेंगे जी हम तो डिनर में करते हुए। डिनर में जब आप जाएंगे, आप 6 बजे टिकट लेके चले जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं जी हम तो 7 बजे के बाद शुरू करते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल देखने की कोई जगह नहीं, वो टोटली कमर्शियल हो चुकी है। लिहाजा आप लोअर कचूरा लेक ना जाएं, आप जाएं अपर कचूरा लेक और सोक वैली। ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है ये सोक वैली है। सोक वैली जाने के लिए आप स्कर्दू सिटी से लेके तकरीबन कोई 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। पहले आप लोअर कचूरा लेक जाएंगे और उससे ऊपर जाके अपर कचूरा गांव से आप सोक वैली जाएंगे। सोक वैली जाने के लिए आपकी कोई भी गाड़ी जा सकती है अपर कचूरा गांव तक। अपर कचूरा के बाद फिर आप थोड़ी सी गाड़ी आगे जाएगी और उसके बाद आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी गाड़ी जापानीज़ है और ऊंची गाड़ी XLI, GLI, एक्सियो टाइप है तो वो आपकी वहाँ से चली जाएगी। लेकिन अगर आपकी नीची गाड़ी है, सिविक है, ये सिटी है, तो वो अपर कचूरा तक जाएगी। उसके बाद अगर आप कोशिश करें तो आप आधे घंटे में वॉक करके भी सोक वैली पहुँच सकते हैं। बहरहाल सोक वैली एक ऐसी जगह है जो कि आपको कतन भी मिस नहीं करानी चाहिए, क्योंकि सोक नाला है और वहाँ पे ग्रीनरी है और इंतहाई खूबसूरत जगह है। ये दोनों वैलीज़ देखने के बाद, मतलब अपर कचूरा और सोक वैली देखने के बाद आप आ जाएं वापस, और शाम में आपको यहाँ पे ट्रैकिंग करनी है और ट्रैकिंग करके जाना है आपको खरफोचो फोर्ट के ऊपर। खरफोचो फोर्ट वो जगह है जहाँ से आपको स्कर्दू सिटी का 360 डिग्री व्यू नहीं तो कम अज़ कम 180 डिग्री व्यू ज़रूर आएगा। यहीं से आपको नीचे कटपना डेजर्ट भी नज़र आएगा, यहीं से आगे आपको शहर पूरा नज़र आएगा, यहीं से नीचे दरिया सिंध भी बहता हुआ नज़र आएगा। और शाम की यहाँ पे आपकी जो हाइकिंग है वो आपको बहुत अच्छा सूदमंद रहेगी। आपकी गाड़ी इस फुट के इस हिल के फुट तक आएगी और वहाँ से ऊपर फिर तकरीबन कोई 45 मिनट्स की हाइक है जो आप हाइक करके ऊपर जाएंगे। अगर आप लोकल हैं तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा और 100 रुपया दे के आप इस खरपोचो फोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ये थी मेरी गिलगित बल्तिस्तान की एक ट्रैवल गाइड, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप 6 से 7 दिन का ट्रिप करना चाह रहे हैं और आप बाय रोड आना चाह रहे हैं लाहौर से या इस्लामाबाद से, तो आपका कितना खर्चा आएगा, ट्रैवल टाइम आपका कितना होगा, आप
कौन सी रात कहाँ पे रुक सकते हैं और कौन कौन सी जगह देखने वाली, ये जितनी जगह आपको मैंने दिखाई हैं और जो कुछ मैंने आपको बताया, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली हुई हैं। आपको अगर ज़्यादा डिटेल में चीज़ें एक एक चीज़ को समझना है तो आप वहाँ जाके एक एक वीडियो को देख सकते हैं, आके आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं गिलगित बल्तिस्तान की और बाकी दुनिया की ट्रैवल गाइड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा हक ना रखें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज इट वर्क्स एज एन ऑक्सीजन फॉर मी।